हेलो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हैं? पहले ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा फील करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब आप अच्छा फील करते हैं, है ना। तो दिमागी रूप से टेंशन में नहीं होना चाहिए कि फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट होगी, अब हम टेंशन में आ गए। टेंशन नहीं होना, हैप्पीनेस फील करना है। हैप्पीनेस फील रहेगा, फिजिक्स समझ में आएगी। हैप्पीनेस फील नहीं होगा, सैडनेस फील होगा, तो फिजिक्स बहुत पहाड़ जैसा लगेगा। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस, आराम से कूल होकर के चलने वाला काम है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम पुली वगैरह की कहानी समझाया था, है ना बेटा। पुली वगैरह की कहानी समझा दिया था, मूवेबल पुली के भी क्वेश्चन कराए थे। अब तो क्वेश्चन मिलेगा और बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना। अब हम लोग यहाँ पर बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो बेटा, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहानी है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको समझिएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है बेटा कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a body, when no external force acts on a body और सिस्टम, यानी किसी बॉडी पर, है ना। when no external force acts on a body और सिस्टम, यानी देखिएगा बेटा, सिस्टम तो अब आप समझते हैं बेटा, सिस्टम ऑफ बॉडीज तो समझते ही हैं आप। तो when no external force acts on a body और सिस्टम ऑफ बॉडीज then the linear momentum of the body or system, linear momentum of the body or system will remain conserve, यानी will remain same। will remain, conserve लिखने का मतलब सेम समझना बेटा, will remain same। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बेटा कि अगर किसी बॉडी या सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ध्यान देने की बात है, when no external force acts on a body or system of bodies, then the linear momentum of the body or system will remain conserve। तो यहाँ पर बेटा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगता है तो न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट, बॉडी या सिस्टम पर, तो न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। यानी बॉडी पर, बॉडी का लीनियर मोमेंटम पी है, तो अगर फोर्स लगेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। या सिस्टम में दो बॉडीज हैं, दोनों का अपना लीनियर मोमेंटम होगा, तो यहाँ पर बेटा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई पी, या तो एक बॉडी का होगा या सिस्टम का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा अगर नो एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसको ज़ीरो कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज डी पी वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो द लीनियर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, है ना बेटा। देखिए कांस्टेंट टर्म है तभी तो ज़ीरो होगा, डी पी बाई डी टी ज़ीरो, यानी डी पी विल बी ज़ीरो, चेंज इन मोमेंटम विल बी ज़ीरो, एंड मोमेंटम में चेंज ज़ीरो है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर बेटा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। डरना नहीं। तो सबसे पहली बात तो एक्सटर्नल फोर्स डी पी बाई डी टी होता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम 0 होगा, यानी चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, यानी मोमेंटम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब होगा जो इनिशियल में मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहले देखिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए भाई ध्यान से सुनिएगा। मिटा रहा हूँ, ठीक, इसे अच्छे से लिख लेना पहले। अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, धीरे धीरे चीज़ें और क्लियर होंगी, है ना। अभी तो बोलना शुरू किया है, अभी तो बोलना शुरू किया है, बहुत प्यार से मुंडी ऊपर रख के। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से देखना, मोमेंटम कंजर्वेशन में धीरे से आप बात को समझो। जैसे मैं कहूँ बेटा, ये कोई बॉडी है और इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो बेटा अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो इसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, है ना। अगर इसका देखिए, हेयर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, एक्सटर्नल का मतलब वेट भी नहीं, कोई वेट नहीं। अगर वेट लग रहा है तो नॉर्मल एक्शन के द्वारा बैलेंस्ड है ना। ऐसा नहीं कि ढलान पे ले जा रहे हैं, ढलान पे ले जा रहे हैं तो वेट का कंपोनेंट खींचने लगेगा, वहाँ फोर्स का इफेक्ट होगा। यहाँ नेट फोर्स 0 है, जितना फोर्स वेट नीचे उतना ही नॉर्मल एक्शन ऊपर। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ये स्मूथ है, तो हम यहाँ बोलते हैं हेयर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। यहाँ बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, देन मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट इज P इक्वल टू mv विल बी कांस्टेंट। आराम से ये कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है बेटा, अगर मास वेरिएबल नहीं है तो वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा। बहुत सिंपल कहानी है बेटा। फिर सुनिए यहाँ पर बेटा, जैसे नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, बहुत आराम से समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए बेटा कि रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, देखिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम जब बंदूक फायर करते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, बंदूक फायर मत करना रायता फैल जाएगा, ठीक है। तो मैंने टीवी पे देखा है, बंदूक जब फायर करते लोग ऐसे डिक्चाओ, तो बंदूक पीछे जाता है ना, तो हाथ से ठीक से पकड़ के फोर्स लगा के रोकना पड़ता है। अगर बंदूक हल्का पकड़ेंगे और फायर हो गया ना, तो बंदूक सीधा मुंह पे थोबड़े पे लगेगा, थोबड़ा तोड़ देगा, ठीक है बेटा। तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि जब बंदूक फायर होता है, गन फायर करते बेटा, अब जैसे मैं बंदूक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हंसना नहीं बेटा, पहली बात है, हंसना मना है, ध्यान से सुनिएगा। लेट अस सपोज, दिल पे नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना, दिस इज बंदूक, दिस इज बंदूक, दिल पे कोई नहीं लेंगे, मैंने ऐसे बंदूक मान लिया। अब बेटा और यहाँ पर ये घोड़ा होता है, नहीं घोड़ा तो ये होता है, घोड़ा दबाते हैं तो घोड़ा दबाते ही फटाक से बुलेट ऐसे फटाक से बाहर निकलता है। एकदम गलती से घोड़ा दबाया, ट्रिगर दबाया, बस फटाक से बुलेट बाहर निकलता है। मान लीजिए बुलेट का मास सेम है, स्मॉल v वेलोसिटी है और मैंने गन पकड़ा नहीं, मैंने गन ट्रॉली पे रखा है, मान लीजिए ट्रॉली है ना बेटा। अभी थोड़ी सी समझने के लिए, ट्रॉली पे रखा, ऐसे जैसे फायर करोगे तो बंदूक, गोली आगे बंदूक पीछे, है ना। यहाँ पर बंदूक पीछे जाएगा बेटा। तो देखिए हम यहाँ बोलेंगे कि दरअसल क्या होता है बेटा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनिएगा। घोड़ा दबा रहे हैं यानी कोई धकेल नहीं रहे हैं, ना तो इधर धकेल रहे ना इधर धकेल रहे, बस ये पुश करते घोड़ा, यानी हम ऐसा समझ के चलेंगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, घोड़ा दबाने से दरअसल इसमें जो होता है स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग ऐसे करके दब जाता है। देखते हैं गोली चलाने से पहले ये वाला जो चीज़ है ना, इसको ऐसे करके खींचते हैं नीचे, या ऐसे करके जो माउजर जो ऑटोमेटिक गन होता है इसमें ऐसे करते हैं ताकि स्प्रिंग दबता है। दरअसल ये गोली क्या होता है, पहले अंदर होता है, ये गोली यहाँ होता है बेटा, देखना ध्यान से, ये गोली इस बैरल में होता है अंदर, ये गोली फिट होता है यहाँ, और यहाँ पर बेटा ये स्प्रिंग लगा होता है, और स्प्रिंग जो होता है ऐसे दबा होता है, स्प्रिंग ऐसे दबा होता है तेज़ी से। जब हम ऐसे चलते तो स्प्रिंग दबा होता है, स्प्रिंग आपने देखा होगा, जैसे हम घोड़ा दबाते तो स्प्रिंग खुलता और तेज़ी से ये बंदूक की गोली को मारता है, बस फटाक से गोली आगे, फटाक से गोली आगे, बंदूक पीछे। तो दरअसल क्या होता है बेटा, मान लीजिए बंदूक की गोली है, बिल्कुल प्यार से समझिए, गोली है और ऐसे करके जोर से मारा, तो ये एक्शन, ये मेरा हाथ इस पे एक्शन किया, ये फटाक से आगे गया, और ये रिएक्शन पीछे की ओर, एक्शन रिएक्शन हो रहा है। दोनों बॉडी, यहाँ पर सिस्टम में दो लोग हैं, गन प्लस बुलेट,
गन और बुलेट एक सिस्टम है और ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, तभी तो सिस्टम बोलते हैं। फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे बंदूक का ही एक हिस्सा है, स्प्रिंग यानी बंदूक का ही एक पार्ट है, और उसने ऐसे बुलेट पे ऐसे धक्का मारा, एक्शन किया आती है, रिएक्शन मारा, एक्शन के ऐसे बुलेट आगे और रिएक्शन के ऐसे बंदूक पीछे, तो हम बोलते हैं सिस्टम पे इंटरनल फोर्स लग रहा है। बाहर से कोई एक्सटर्नल नहीं लगा, इंटरनल लग रहा है बेटा। तो इंटरनल लग रहा है एंड इंटरनल फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। ऑब्वियस सी बात है, एक्शन रिएक्शन, तो यहां पर बेटा एक्शन उतना ही रिएक्शन इस पे इधर, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इंटरनल फोर्सेज। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। यहां पर सिस्टम में कितने लोग हैं जल्दी बताओ? दो। कौन कौन? गन और बुलेट। आप बोलेंगे सर आपने उंगली से घोड़ा तो दबाया। अबे घोड़ा दबाने का मतलब फोर्स नहीं लगाया, केवल वो घोड़ा दबाने वाले क्लिप हटाया ताकि स्प्रिंग खुल सके और बुलेट को ऐसे जोर से मार सके, ये मतलब है बेटा मेरा। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सिस्टम में कितने लोग हैं? दो लोग। कौन कौन? बुलेट एंड गन एज अ सिस्टम, है ना। सिस्टम कब बोलते थे? जब वो इंटरैक्ट करते थे, बताया था मैंने। जैसे ये चौक मेरे हाथ पे रखा है तो क्या फोर्स लग रहा है? यस, चौक का वजन मेरे हाथ पे, मेरा हाथ नॉर्मल एक्शन चौक पर। तो जब दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो हम बोलते हैं वो सिस्टम है। बुलेट और गन एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, सो सिस्टम है। क्लियर हुआ बेटा? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो हम बोलेंगे सर मोमेंटम जस्ट बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर फायरिंग। पहले बेटा JBF क्या है? क्या पढ़ोगे बेटा? मेरे साथ बोलना। जो बच्चा चुप रह के पढ़ेगा इसका मतलब समझ जाना वो बहुत बड़ा बैल है, बहुत बड़ा बैल है, उसको पढ़ने का मन है नहीं और वो ज़बरदस्ती देखने दिखाने के लिए पढ़ रहा है, लेकिन उसे पढ़ने का मन है नहीं क्योंकि वो टीचर की बात नहीं सुन रहा। मैं बोल रहा हूँ JBF क्या पढ़ेंगे, मेरे साथ बोलना, जस्ट बिफोर फायरिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम जस्ट बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू द मोमेंटम जस्ट आफ्टर फायरिंग। JAF का मतलब क्या हुआ? जस्ट आफ्टर फायरिंग। फायर करने से पहले बुलेट का है अंदर, गन का है अंदर, तो दोनों का मोमेंटम, सिस्टम का मोमेंटम मतलब इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम मतलब जितने लोग हैं सभी का मोमेंटम। बुलेट रेस्ट में है 0, गन रेस्ट में है 0। ये रुके हुए हैं प्यार से, ये रुके हुए हैं। अरे यार बुलेट यहाँ रुका हुआ है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 0, मोमेंटम 0। गन भी रुका हुआ है, ये ट्रॉली है, गाड़ी है, ऐसे रुका हुआ है। स्मूथ सरफेस है बेटा, कहीं कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, एकदम चिकने सरफेस है, ट्रॉली इधर उधर जा सकती है, ऐसा सोच के चलना। अब बुलेट रुका है, मोमेंटम 0। सिस्टम में जितने लोग हैं सभी का मोमेंटम लिखना है प्लस करके, यानी टोटल मोमेंटम लिखना है इनिशियली, शुरुआत में, बिफोर फायरिंग। ये रुका है 0, इसका भी रुका हुआ 0। और आफ्टर फायरिंग अब बुलेट इधर गया धार से, ये मान लो पॉजिटिव तो ये मान लो नेगेटिव, मोमेंटम में डायरेक्शन होता है। बुलेट का मोमेंटम mv प्लस के साथ, प्लस अब गन का, गन पीछे की ओर भागेगा। अगर गन का मास m है और गन की वेलोसिटी v है तो गन पीछे की ओर भागेगा तो माइनस mv। तो mv इज इक्वल टू कैपिटल mv। ओहो सर बन गया इजी। इस तरह का क्वेश्चन है, बना लेंगे। आप ऐसे बोलेंगे बेटा कि जितने मोमेंटम से ये बुलेट आगे जाएगा उतना ही मोमेंटम से ये पीछे जाएगा, क्योंकि जितने मोमेंट, पहले इनिशियल मोमेंटम है 0, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, 0 और 0 0, फाइनल मोमेंटम में 0 ना, तो हम बोलेंगे बुलेट जितने मोमेंटम से इधर जाएगा उतने ही मोमेंटम से गन पीछे की ओर रिक्वाइल करेगा। रिक्वाइल कर लो तो पीछे की ओर जाना। नहीं आया, हे भगवान नहीं आया, हे भगवान नहीं आया। क्या बोलोगे बेटा? जितना मोमेंटम से ये बुलेट आगे जाएगा उतना ही मोमेंटम से पीछे। देखो दोनों मोमेंटम बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। तो हम बोलेंगे सर अब आगे से मैं अगर ये लाइन बोलूँ या आप कहीं ये लाइन पढ़ें कि अच्छा बुलेट फायर हुआ, अरे बुलेट जितना मोमेंटम से आगे जाएगा उतने मोमेंटम से गन पीछे की ओर रिक्वाइल करेगा, है ना? सिंपल, वेरी सिंपल। इसे अच्छे से लिख लो बेटा, लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। जो मैंने बोला उसे बार बार पहले देख लो, सुन लो, फिर नोट्स में लिख लो, फिर उसे रिवाइज कर लो। अगर तुमने ज़रा सा भी केयरलेसनेस दिखाया तो रायता फैल जाएगा। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूँ मुंडी पर करके। अगर मान लीजिए बेटा रिक्वाइलिंग ऑफ गन में आ जाए, रिक्वाइलिंग ऑफ गन में आ जाए, सपोज दैट
आपसे बोले, लेट अस सपोज ऐसे बोले, बिल्कुल ध्यान से देखना, अ गन इज फायर्ड, अ गन इज फायर्ड, फायर्ड अ बुलेट, अ गन इज फायर्ड अ बुलेट, एक बुलेट फायर करता है। द मास ऑफ बुलेट, द मास ऑफ bullet is m and speed of bullet, mass of bullet is m and speed of bullet is u। ठीक है, पहले तो बोला कि अ गन इज फायर्ड अ बुलेट, फायर्ड बुलेट्स, अ गन फायर्स बुलेट्स, ऐसे लिख दो बेटा, एक गन फायर करता है बुलेट्स, ऐसे मान लेते हैं ना। आराम से सुनना, बड़े प्यार से। द मास ऑफ बुलेट इज m एंड स्पीड ऑफ बुलेट इज u। इफ गन फायर्स n bullets in 1 second, then force required to hold the gun। अगर बेटा ऐसा कहीं क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, कान खोल करके, आँख खोल करके ध्यान से समझना, सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। अ गन फायर्स बुलेट्स, द मास ऑफ ईच बुलेट इज m and speed of bullet is u। if gun fires n bullets in 1 second, then force required to hold the gun। एक बात सोचो बेटा कि ये बंदूक है, बड़े प्यार से सुनते रहना जो मैं आपको बोलूँगा। ये बंदूक है बेटा और इस बंदूक से गोली फायर हो रहा है। हम जानते हैं कि जब ये बुलेट ऐसे निकलेगा बेटा, अगर ये जितने मोमेंटम से बुलेट आगे जाता है उतने मोमेंटम से गन पीछे की ओर रिकॉइल करता है। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि ये बुलेट जितने मोमेंटम से आगे जाएगा ये बंदूक उतने ही मोमेंटम से पीछे की ओर रिकॉइल करेगा, है ना? ओके। अब बेटा जब ये रिकॉइल करे तो सोचो बंदूक पीछे आ रहा, तो मुझे अपने हाथ से धकेल करके फोर्स लगा कर इसे रोकना पड़ेगा। तो हम फोर्स ऐसे लगाएंगे और इसे रोकेंगे, यही मतलब हुआ ना, फोर्स ऐसे लगा करके रोकेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, सोचिए, पहली बात तो सोचिए F जो हम लगाएंगे वो कितना होगा। तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए बुलेट की जैसी फायर होने से बंदूक में मोमेंटम पीछे की ओर कितना आया, P। फोर्स लगा के रोकना है, मतलब इनिशियल मोमेंटम तो P है, फाइनल मोमेंटम क्या करना है, 0। रोकने का मतलब 0 ही करना है ना। ऐसे फोर्स लगाया और मोमेंटम घट के 0 हो गया, तो बोले यार फोर्स लगाने से मोमेंटम में चेंज हुआ, इनिशियली P था और फाइनली 0 हो गया। मैग्नीट्यूड देख लो बस, तो 0 मतलब P हो गया मोमेंटम में चेंज। तो एक बुलेट के फायर होने से मोमेंटम में चेंज P होता है। एक बुलेट के फायर होने से मोमेंटम में चेंज कितना होता है, P। कितने बुलेट फायर हो रहे हैं, N। तो बोले सर N बुलेट फायर हो रहे हैं, तो एक बुलेट के फायर होने से मोमेंटम जो है वो बुलेट में, गन में P आता है। फोर्स लगाने से चेंज मोमेंटम P का आएगा क्योंकि फाइनली 0 हो गया, तो चेंज इज P। चेंज ऐसे ही निकालेगा ना, P माइनस 0 P तो आएगा। तो और फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम और टाइम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो लो बाई 1 हो गया। तो F इज इक्वल टू हो गया NP, और मोमेंटम बुलेट फायर करते ही कितना मोमेंटम गेन करेगा, बुलेट का मास m है, स्पीड है u, तो कितना होगा मोमेंटम mu। तो आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे बोलेगा बेटा कि बुलेट फायर किया 1 सेकंड में 100 बुलेट, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा रोक कर रखने के लिए ताकि बंदूक पीछे ना जाए, तो आपको फॉर्मूला लगाना है F इक्वल टू NMU। क्या लगाना है,
NMU, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने बुलेट फायर हुए हैं। स्मॉल m का मतलब क्या है, एक बुलेट का मास ऑफ ईच बुलेट, एंड u का मतलब कितनी वेलोसिटी से फायर किया गया है। तो यहाँ पर बेटा सिंपल कहानी है, अगर इसको आप याद नहीं रखते हैं तो रायता फैल जाएगा। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक, चलिए भाई मैं इसे मिटा रहा हूँ, गलत कोई भी काम नहीं करेंगे इसमें। चलिए चलिए ईमानदारी से सुनिए, बहुत प्यार से सुनते रहना है बेटा, अच्छे से लिख लेना, अगर रायता फैलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। देखिए भैया क्लास में बॉम्ब फूटने वाला है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बेटा आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पे बॉम्ब फूटेगा, बचना जरा ध्यान से, घबराना नहीं। देखो बेटा एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब का एक्सप्लोजन, तो देखिए जैसे ये बॉम्ब है, मान लीजिए एम मास का बॉम्ब है, अचानक से इसमें एक्सप्लोजन हुआ, फटाक से बुम एक्सप्लोजन हुआ, मान लो 2 टुकड़ों में बटा। ऐसे तो लाखों टुकड़े मिलते हैं, हम लोग को जो क्वेश्चन आएगा कि 2 टुकड़ों में बटा। पहले ये बॉम्ब रेस्ट में है, अचानक से 2 फ्रैगमेंट्स में टूट गया, फ्रैगमेंट टुकड़े को फ्रैगमेंट बोलते बेटा, 2 फ्रैगमेंट में टूट गया। अच्छा इसको फोड़ने के लिए हमें कोई बाहर से लात नहीं मारना पड़ा, हथौड़ा नहीं चलाना पड़ा, अपने आप फूट गया, केमिकल रिएक्शन हुआ, फूट गया, केमिकल रिएक्शन हुआ और क्या हो गया बेटा, फूट गया, फटाक से फूट गया। तो हम बोलेंगे एक टुकड़ा इधर जाएगा, मान लीजिए एक टुकड़ा v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो दूसरा टुकड़ा किधर जाएगा, तो हम बोलेंगे फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसी लाइन को आप भी बोलेंगे, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन इफ इनिशियल मोमेंटम इज 0, स्टार्टिंग में फूटने से पहले, एक्सप्लोजन से पहले ये रेस्ट में, तो मोमेंटम इज 0, एंड इफ इनिशियल मोमेंटम इज 0 देन फाइनल मोमेंटम शुड बी 0। मेरी तरह बोलो, मेरी तरह बोलो, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन इफ इनिशियल मोमेंटम इज 0। कैसे 0 है, रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है। इफ इनिशियल मोमेंटम इज 0 देन फाइनल मोमेंटम शुड बी 0, दैट इज फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए। इसका मतलब इट मीन्स इफ वन फ्रैगमेंट मूव्स इन दिस डायरेक्शन विद सम मोमेंटम देन अनदर फ्रैगमेंट शुड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम मोमेंटम मैग्नीट्यूड। मतलब बेटा जितनी मोमेंटम से इधर जाएगा दूसरा टुकड़ा उतना ही मोमेंटम से पीछे जाएगा। जस्ट बुद्धि लगाओ, जस्ट अप्लाई करो कि जितना मोमेंटम ये उतना ही मोमेंटम ये, 2 वेक्टर अपोजिट है, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड ये उतना ही मैग्नीट्यूड ये, और 2 वेक्टर अपोजिट है, रिजल्टेंट 0। इसलिए बोलते बेटा कि मोमेंटम कंजर्वेशन से आपको अब आज के बाद घबराना नहीं है। जो लाइन में बोलता हूँ आप कमरे में जब रिवाइज करो तो यही लाइन बोला करो, यही लाइन बोला करो, तब जाके समझ में आएगा, तब आपके दिमाग में आएगा चीज़ें। जब तक मुंह से नहीं बोलोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा या बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो। तो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन एक टुकड़ा जितने मोमेंटम से इधर जाएगा उतना ही मोमेंटम से पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली मोमेंटम 0 है तो फाइनली भी 0 होना पड़ेगा फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अपन यहाँ पर बोलेंगे सर मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, JBE का मतलब पढ़ो, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, और मोमेंटम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। फूटने से पहले दोनों चिपक करके कैपिटल M बना हुआ था, रेस्ट में था, तो मोमेंटम सिस्टम का 0। अब एक टुकड़ा इधर जा रहा, मान लीजिए प्लस है तो प्लस m1 v1 प्लस में मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी था बेटा, और ये पीछे जा रहा है तो माइनस m2 v2। आज के बाद ऐसा सवाल आएगा, डायरेक्ट बोलना, दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल करना, m1 v1 बराबर m2 v2। रायता मत फैलाना बेटा, अगर रायता फैलाए तो रायता और अच्छा फैलेगा। रायता मत फैलाना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको भी पढ़ना है, समझना है। गड़बड़ करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहली बात। ये समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत इजी है बेटा। अब मान लीजिए बेटा, सपोज दैट, इसको एक बार ठीक से देखना, लेक्चर रिवाइज करना, नहीं आया तो दोबारा रिप्ले करना, बहुत ज़रूरी है। सब परफेक्ट बनने के लिए आपको रिप्ले कर लेना चाहिए, जिससे कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहे। फिर सुनो बेटा बहुत ध्यान से, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने दिया जाए। मैं बोलना चाहता हूँ और मुझे बोलने दिया जाए।
मान लीजिए अगला पॉइंट है कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब हो रहा है, और मान लीजिए इफ बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स। मान लो बेटा ये जो बॉम्ब है वो 3 फ्रैगमेंट में बट गया। मान लीजिए बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट, 3 टुकड़ों बट गया, इन विच 2 फ्रैगमेंट। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, 4 फ्रैगमेंट, 100 फ्रैगमेंट, 1 लाख टुकड़े में बट सकता है। लेकिन हम लोग किसकी तैयारी करें बेटा? नासा की। किसकी तैयारी करें बेटा? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नासा। नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कि हम नासा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ खतरनाक प्राणी पढ़ते हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। हमारे यहाँ खतरनाक प्राणी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते वो भूल जाते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई मेंस एंड एडवांस और नीट। तो भैया हम क्यों कंफ्यूज हो जाए? हम क्यों 1 लाख टुकड़े ले लें या क्यों हम 100 टुकड़े ले लें? जो हमें पढ़ना है विद इन द सिलेबस वो पढ़ना है। इसीलिए बेटा हम लोग को जब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन में कभी कभी बोलेगा बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, 3 टुकड़ों में बट गया, जिसमें 2 टुकड़े इन विच 2 फ्रैगमेंट्स मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए बेटा ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन आता है और आएगा तो कैसे बनाएंगे? अब देखो बेटा ये टुकड़ा है, ये बॉम्ब है, ये रेस्ट में है, इसमें केमिकल लोचा हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ और फटाक से एक टुकड़ा धाड़ से इधर की तरफ गया, एक टुकड़ा धाड़ से इधर की तरफ गया। इस टुकड़े का मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, तो मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। इस टुकड़े का मास m2 है, वेलोसिटी v2 है, तो मोमेंटम कितना होगा? m2v2। देखिए क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं? तो हाँ, देखिए ना, इन विच 2 फ्रैगमेंट्स मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। पूछेगा तीसरा टुकड़ा किधर जाएगा दोस्त? हम बोलेंगे तीसरा टुकड़ा। यूज योर माइंड, अपना दिमाग इस्तेमाल करो और बताना जरूर। देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0 है सर, इनिशियली 0 है, फाइनल भी 0 होना चाहिए। फाइनली ओके, एक वेक्टर इधर है, ओके, दूसरा वेक्टर इधर है, ओके, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इधर आएगा, ओके, तो तीसरा वेक्टर शुड भी इधर, तभी तो काट के 0 कर पाएगा। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, दोनों का रिजल्टेंट इधर, तो तीसरा इधर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो काटेगा। यस, यानी थर्ड टुकड़ा इधर जाएगा। मान लीजिए m3 है, वेलोसिटी v3 है, तो मोमेंटम होएगा m3v3, है ना बेटा? अब मान लो मेरे से v3 पूछ ले कि कितने वेलोसिटी से इधर जाएगा तीसरा टुकड़ा, तो हम बोलेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा प्यार से, जोर से बोलो बेटा, बेटा प्यार से, बेटा प्यार से। कैसे बनाएंगे? माना कि ये x एक्सिस है, माना कि ये y एक्सिस है, तो हम बोलेंगे कि मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। क्लियर है? एक्सप्लोजन से पहले तो रेस्ट में था, सोचो तीनों टुकड़ा जुड़ा हुआ था, टोटल मास m था बॉम्ब का, तो 0। फाइनल मोमेंटम टूटने के बाद एक तो इधर जा रहा है, इसका मोमेंटम लिखेंगे p1 i कैप, x की तरफ है तो p1 i कैप, बड़े प्यार से। फिर ये इधर जा रहा है, किधर? y एक्सिस की तरफ, p2 j कैप, p2 j कैप, और तीसरे का निकालना है तो p3 वेक्टर। मुझे नहीं पता ये कौन सी डायरेक्शन में, तो p3 वेक्टर माना, तो p3 वेक्टर इज इक्वल टू, इधर लाएंगे माइनस p1 i कैप माइनस p2 j कैप। तो मैग्नीट्यूड अगर कहेगा तो अंडर रूट हो जाएगा p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर।
और अगर आप स्मार्ट होते ना तो आप डायरेक्ट बता सकते थे। कैसे? आप बोलते सर देखो आपने पढ़ाया था बहुत पहले, P1 ये P2 ये, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? √P1² + P2²। क्लियर? और सर फाइनल मोमेंटम जीरो होना है, क्योंकि इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी जीरो होना है। ये जितना आएगा उतना ही ये होगा। सो देखो P3 शुड बी इक्वल टू √P1² + P2²। आप डायरेक्ट कर सकते थे। बी एक्सपर्ट, दिमाग लगाओ। अगर खोपड़ी नहीं चलाओगे तो रायता फैल जाएगा। हमें खोपड़ी चलाना पड़ेगा बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे बनाते हैं। आई बात समझ में? ये थ्योरी सही से लिख लो इसे, एक सेकंड सही से लिख लो। ठीक है बेटा, सही से लिखोगे तो रायता नहीं फैलेगा। क्लियर हो गया? समझ गए? क्वेश्चन मिलेगा बना लेंगे, क्वेश्चन मिलेगा और बना लेंगे, दिल पे नहीं लेना। ठीक, इसे अच्छे से लिख के रिवाइज ज़रूर करना। देखो हर चीज़ रिवाइज करनी चाहिए। और एक आदत डालो, क्लास अटेंड करने से पहले पीछे का पूरा पढ़ करके ही बैठा करो क्लास करने। ये मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, अब आप पीछे का पढ़ के बैठा करिए, उसके बाद जो पढ़ लीजिए उसको उसी दिन रिवाइज भी किया कीजिए लिख करके। फिर अगले दिन उसको फिर से दोबारा देखिए, पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से जो चैप्टर चल रहा है, और उसके बाद फिर क्लास करिए, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक, चलिए भाई देखते हैं प्यार से, देखते हैं प्यार से, है ना बेटा। देखिए इसी में बेटा कुछ चीज़ें आप सीख लीजिए बहुत ईमानदारी से। जैसे मान लीजिए बेटा, अगर कभी इस तरह का कहानी मिल गया, कभी इस तरह का कहानी मिल गया, लेट अस सपोज आपसे बोलेगा ये वॉल है, ध्यान देना, या सरफेस है, डोंट वरी। एक बॉडी आया है ना, एक बॉडी यहाँ से छोड़ा और ये ऐसे आया और यहाँ पर टकराया। टकराने से पहले इसमें v वेलोसिटी है और टकराने के बाद ये रेस्ट में आ गया, चिपक गया। ठीक है बेटा। जैसे ये मान लीजिए मिट्टी का होगा, क्ले बॉल होगा, ऐसे छोड़ा, गिरा, टकराने से पहले v वेलोसिटी, टकराने के बाद रुक गया। अगर मुझसे कहेगा चेंज इन मोमेंटम बताओ, चेंज इन मोमेंटम बताओ इस क्ले बॉल का, तो हम बोलेंगे सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनली मोमेंटम क्या आ गया? जीरो। तो जीरो। इनिशियल मोमेंटम तो टकराने से पहले नीचे जा रहा, मान लीजिए नीचे की तरफ कोई डायरेक्शन मान लीजिए नेगेटिव, ये ऊपर पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो माइनस mv लिखेंगे, है ना, तो प्लस mv हो गया। तो अगर चेंज इन मोमेंटम इस केस में कहे कि ये क्ले बॉल है, इसके मोमेंटम में चेंज बताओ, तो mv। हम लोग मोमेंटम में चेंज किसका बता रहे बेटा? हम लोग क्ले बॉल का बता रहे हैं। आप बोलेंगे सर सिस्टम नहीं मान सकते, ये क्ले बॉल और ये फ्लोर को सिस्टम मानते, तो फ्लोर को अगर सिस्टम मानोगे तो पूरी धरती इसके अंदर आ जाएगी, फिर धरती प्लस ये क्ले बॉल तो फिर सिस्टम होगा। तो आप यहाँ बोलेंगे क्ले बॉल प्लस धरती, अर्थ, पूरी अर्थ सोचिए, यहाँ से लेकर अमेरिका तक, जापान तक, सबको अपने सिस्टम के अंदर ले लिया। अमेरिका जापान बोलेंगे मेरी क्या गलती थी भाई जो हमें सिस्टम मान लिया, अपने कमरे में बैठ के तुमने सिस्टम मान लिया, रायता फैला दिया हम लोग का, है ना। तो अगर आपको सिस्टम मानना होता है तो क्ले बॉल और ये सरफेस का मतलब पूरा ये धरती हो जाएगी फिर, क्योंकि जिस फर्श पे हम खड़े हैं वो धरती से कनेक्ट है, धरती का मतलब पूरा हो गया फिर कंप्लीट। तो इसलिए बेटा अगर आपसे बोले अर्थ प्लस क्ले बॉल एज ए सिस्टम, तो बोलेंगे यस। क्या मोमेंटम सिस्टम का कंसेप्ट होता है? यस, आपस में फोर्स लगेंगे, ग्रेविटी का, अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इंटरनल फोर्स है। क्या क्ले बॉल का मोमेंटम कंजर्व रहेगा? तो बोलेंगे ना, मोमेंटम कंजर्व क्ले बॉल का नहीं रहेगा, क्योंकि क्ले बॉल पे फोर्स लगाएगा फ्लोर, वो फोर्स एक्सटर्नल हो जाएगा। अगर फोर्स कहेगा तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम कर लेंगे। आ रही बात समझ में? फिर मान लो बेटा सपोज दैट ऐसी कहानी हो, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, कि ये ऐसे आया, यहाँ से गिराया, ऐसे आया, v वेलोसिटी से v1 से आया और v2 से लौट गया। बताइए चेंज इन मोमेंटम। तो बोलेंगे ठीक है, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली ऊपर जा रहा है, टकराने के बाद तो ऊपर जा रहा, तो ऊपर वाले को प्लस मान लो, कहीं भी ऊपर माइनस मान सकते हैं, नीचे प्लस मान सकते हैं, डोंट वरी, डजंट मैटर। यहाँ प्लस में आया तो इसका मतलब इस बॉडी का मोमेंटम में चेंज ऊपर की तरफ हुआ, प्लस ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, मैग्नीट्यूड m इंटू वी है। सो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनली ऊपर जा रहा है तो mv2 प्लस में, और इनिशियली नीचे जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस mv1।
माइनस माइनस प्लस mv1 प्लस v2। अगर ऐसा क्वेश्चन आता, और देखिए प्लस में आ रहा, प्लस का मतलब मोमेंटम इस बॉल का चेंज होगा, ऊपर की डायरेक्शन में होगा, चेंज मोमेंटम ऑफ द बॉल इन अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। और डायरेक्ट याद रखिए mv1 प्लस v2, मैग्नीट्यूड का mv1 प्लस v2, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों स्पीड जोड़ देंगे। आसान है बेटा, चीज़ें बहुत क्लियर है, ये सब बच्चों को याद होना चाहिए। लिख के रिवाइज करेंगे भाई, ऐसा नहीं नोट्स में लिख लिया काम खत्म हो गया भाई मेरी आज पढ़ाई हो गई। अरे बेवकूफ़ो, लिखना पढ़ाई नहीं है, लिखना पढ़ाई नहीं है, दिमाग में उसको फिट कराना पढ़ाई है। पढ़ाई का मतलब ये होता है, दिमाग में फिट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग में फिट होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन में अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कल थोड़ा सा और पढ़ाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर कल थोड़े से सवाल भी कराएंगे, फिर स्प्रिंग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? स्प्रिंग पढ़ाएंगे, और उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? इम्पल्स। तो पहले स्प्रिंग पढ़ेंगे, स्प्रिंग में भी रिलेटेड कहानी है, स्प्रिंग बैलेंस भी पढ़ाना है, स्प्रिंग भी पढ़ाना है, चीज़ें भी हैं। तो 2-3 क्लास में कंप्लीट होगा ये, ठीक है। लेकिन अब एनएलएम का क्वेश्चन आप बनाना शुरू कर दीजिए, डरना नहीं है। एनएलएम का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दीजिए, और 1-2 दिन बाद से पूरा बनने लगेगा, दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो चलो बेटा, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, बाय।